आप सभी का स्वागत है हमारे इस 5वें पार्ट में। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब शुरू करते हैं पार्ट नंबर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे अर्ली रेजिस्टेंस मूवमेंट के बारे में कि जब हमारे इंडियंस के ऊपर जब इतना ज़्यादा जुल्म हुआ, जब इतना ज़्यादा क्रूरल्टी हुआ, तो इसके बाद उन्होंने बगावत करना, रेबेल करना शुरू कर दिया था। सो लेट्स स्टार्ट। तो जब हम पहले अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया जो है ब्रिटिश की नज़र में कैसा था, तो इंडिया ब्रिटिश की नज़र में एक ऐसा था कि ज्वेल इन द क्रोन। जो ब्रिटिश थे वो हमारे इंडिया को ज्वेल इन द क्रोन कहा करते थे। ब्रिटिश ने इंडिया को एक नाम दिया था, निक नेम, वो था ज्वेल। यानी कि वो लोग कह रहे थे कि एक ऐसा एम्पायर ब्रिटिश जिसमें कभी सन सेट ही नहीं होता, क्योंकि आप वर्ल्ड के जिस पार्ट में भी जाओ वहाँ पर ब्रिटिश का रूल था। तो उन सारे जितने भी क्राउन हैं, जितने भी राज्य हैं, उन सब में से सबसे बेहतरीन जो राज्य था उनके अंदर वो था इंडिया। इसीलिए उन्होंने इंडिया को एक नया नाम दिया था, ज्वेल इन द क्राउन। जो उनकी ताज है, ताज के अंदर एक हीरा। उन्होंने जैसे ही ब्रिटिश हमारे इंडिया में आए थे तो उसी वक्त से जो है हमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस उन्होंने फेस किया था, और आखिर में जाते हुए जो हमारे इंडियंस थे, आखिर में उन्होंने ब्रिटिश को बाहर निकाल दिया। और इन्हीं रेबिलियन में से एक रेबिलियन था सन्यासी फ़कीर रेबिलियन। सन्यासी किसको कहते हैं? जो हिंदू में जो वो लोग होते हैं जो अपना घर बार सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं, और उसी तरह से जो मुस्लिम में होते हैं उसको फ़कीर कहते हैं। तो असल में क्या हुआ था, जो मुस्लिम एस्थेटिक और जो हिंदू एस्थेटिक्स है, एस्थेटिक माने कि वो लोग जो कि अपना घर बार कपड़ा वपड़ा सब छोड़ के कुछ लोग चले जाते हैं ना जंगलों में, वहाँ पर उस तरह के लोग जो मुस्लिम और हिंदू दोनों के थे, वो लोग पहले जो है हर जगह मूव करते थे। वो जो अपने जो है हमारे पिलग्रिमेज के लिए मूव करते थे, जो रिलीजियस मूवमेंट होता है उसके लिए मूव करते थे। लेकिन अब ब्रिटिश ने क्या बोला कि आप लोग फ्रीली जो है पिलग्रिमेज के लिए मूव नहीं कर पाओगे, और साथ में जो चैरिटी आप लोग जो पैसे मांगने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, या आप लोग मतलब कि उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ये भीख नहीं होता, ये उसको हम बोलते हैं कि मतलब कि वो घर घर आते हैं और कुछ खाना मांगते हैं। यानी जो वो पिलग्रिमेज और जो वो चैरिटी के लिए मूव करते थे उसके लिए ब्रिटिश ने बोला कि आप लोग मूव मत करो, या तो आप हमें क्या दो। जो उनकी न्यू लैंड और टैक्सेशन पुलिस थे उन्होंने उनको मना कर दिया और उनसे टैक्स मांगने लगे। जब सदियों से चला आ रहा था, यानी जो सन्यासी और फ़कीर थे वो सदियों से पिलग्रिमेज के लिए मूव कर रहे हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह अपने रिलीजियस मूवमेंट के लिए मूव कर रहे हैं या फिर चैरिटी के लिए मूव कर रहे हैं। अब ब्रिटिश ने बोला कि आप लोग मत जाओ, तो इनको आया गुस्सा, इन्होंने कर दिया अटैक ब्रिटिश के ऊपर। अटैक किया इन्होंने ब्रिटिश के ऊपर। तो उसके अगले 3 सालों तक जो है इन्होंने ब्रिटिश के मतलब कि ब्रिटिश पर अटैक किया। उनकी ट्रेजरी, जो उनके जितने भी पैसे थे, उनके जो जितने भी टैक्स कलेक्ट किए थे, उन सब को लूट लिया। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि उन्होंने पैसों को लूट लिया। हालांकि वो लोग क्या थे, सन्यासी और फ़कीर थे जिन्होंने पैसा वैसा सब छोड़ दिया था। तो उन्होंने पैसों को क्यों लूटा, इसके ऊपर जो है आज भी डिबेट होती है कि इनका असल मोटिव क्या था। असल में तो सन्यासी थे, तो सन्यासी को पैसे की क्या ज़रूरत। तो ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने उनको बोला ये क्या है, ब्रिटिश ने उनको एक नाम दिया बंडिट्स, और इसके बाद उनमें से बहुत सारों को जो है मार दिया, और अपनी सुपीरियर पावर की मदद से, यानी अपने पावर की वजह से जो सन्यासी और फ़कीर रेबिलियन थी उसको दबा दिया। ये जो सन्यासी और फ़कीर रेबिलियन थी, इसको जो है इससे इंस्पायर होकर एक बंगाली राइटर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उन्होंने एक नावल लिखी अमन दमन। उस अमन दमन में उन्होंने एक सॉन्ग लिखा था वंदे मातरम, ताकि जो हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जितने भी लोग हैं उनको और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए। और यही वंदे मातरम बाद में जाकर जो है हमारा नेशनल सॉन्ग बन गया, और आज के टाइम तक जो है ये हमारा नेशनल सॉन्ग है। इसके बाद हमारे पीजेंट ने भी बगावत करनी शुरू कर दिया। जो पीजेंट ने जो हमारे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के साथ, जो उनके साथ जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उसकी वजह से उन्होंने जो है बगावत की थी। जो पीजेंट थे वो ऑलरेडी अनफेयर रेवेन्यू कलेक्शन से जूझ रहे थे, ऑलरेडी उनके साथ बहुत ज़्यादा अनफेयर कलेक्शन, जब इवन द क्रॉप फेलर के समय भी उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ था, बहुत ज़्यादा क्रूरल्टी उनके साथ हुई थी। वो कौन करते, वो मनी लेंडर्स और न्यू लैंडलॉर्ड्स करते। और इनका भी जो हमारे पीजेंट थे, इनके भी मेन जो रेबल था वो मनी लेंडर्स और न्यू लैंड लॉर्ड्स के खिलाफ ही थे। इसके बाद द इंडिगो रिवॉल्ट हुआ 1859-1862 में। ये क्यों हुआ? उस समय क्या हो रहा था, जो यूरोपियन प्लांटर्स थे,
जो यूरोपियन प्लांटर्स थे वो फोर्स करते थे हमारे इंडियन पीजन को कि आप लोग क्या बनाओ, जो नॉर्थ बंगाल के पीजन्स हैं, कि आप लोग अपने जो है लैंड पर इंडिगो उगाओ इंस्टेड ऑफ फूड। क्यों? क्योंकि उस समय जो इंडिगो डाई, जो कलर करने के लिए जो डाई चाहिए होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ग्रेट डिमांड में था यूरोप में, और बहुत ज़्यादा ग्रेट डिमांड में मतलब कि ज़्यादा पैसा आएगा। इसीलिए प्लांटर्स लेकर ट्रेडर्स तक हर कोई पैसा कमा रहा था, हर कोई जो बेनिफिट पा रहा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बंदा बेनिफिट नहीं पा रहा था, वो था पीजेंट। ये सब इंडिगो के टाइम सब फायदा कमा रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पीजेंट जो है पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। पीजेंट इतने गरीब थे कि वो लोग डेप्ट स्लेवरी में चले जाते थे, यानी कि वो कर्जा होने की वजह से वो स्लेव बन जाते थे। और जो पीजन है वो इन प्लांटर्स को जो है मना भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि जब भी वो मना करते थे कि यार हम नहीं उगाएंगे, तो उनको जो है कैद में डाल दिया जाता था, उनके साथ बहुत ज़्यादा बर्ताव टॉर्चर किया जाता था, और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती थी उनका जो डिस्ट्रक्शन किया जाता था। तो इसकी वजह से पीजन रिवोल्ट किया, और मोस्टली उन प्लांटर्स के ख़िलाफ़ किया जो कि उनके ऊपर इन्वेस्टिगेट करते थे और उनके ऊपर अटैक करते थे, उनके ऊपर टॉर्चर करते थे। जब पिजन रिवोल्ट किया तो इनको सपोर्ट किया एजुकेटेड बंगालीज ने और बंगाली प्रेस ने, और इन दोनों की वजह से और इन सब की वजह से जो आखिरकार ब्रिटिश को कुछ एब्यूज़ कम करने पड़े, पूरे कम नहीं किए बल्कि कुछ ही कम करने पड़े। इसके बाद हमारे रिवोल्ट करना शुरू कर दिया था ट्राइबल ने। ट्राइबल का जो रिवोल्ट था वो मेनली और सिर्फ ब्रिटिश के नए लैंड पॉलिसीज़ की वजह से हुआ था, क्योंकि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी वो लोग जंगलों में, पहाड़ों में आज़ाद रहा करते थे, लेकिन उनको अलग अलग तरह के यूनिक थ्रेट्स आने लगे। ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने खुद को हिल में और साथ में जो फॉरेस्ट में खुद को जो एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे उन्होंने एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, यहाँ पर तो ऑलरेडी कौन रहते थे, हमारे ट्राइबल्स रहते थे। तो इन्होंने क्या किया, जो इनकी ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ थी उसको इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। ब्रिटिश ने क्या कहा, ब्रिटिश ने कहा कि ये लोग क्या हैं, ये लोग तो प्रिमेटिव हैं। प्रिमेटिव का मतलब ये कम डेवलप्ड हैं, और इनको क्या करना चाहिए, इनको तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस से रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। यानी कि ब्रिटिश ने क्या बोला, ब्रिटिश ने बोला कि जो ट्राइबल्स हैं वो प्रिमेटिव हैं। प्रिमेटिव का मतलब वो बहुत ज़्यादा नादान है, वो कम डेवलप हैं, और साथ ही साथ उनको फॉरेस्ट में आने से मना कर दिया, और फॉरेस्ट के जितने भी सामान है, ट्रीज, उन सबको वहाँ से काटने में भी मना कर दिया। यानी जो लोग, जिनका घर जंगल था, जो सदियों से जंगल में रहा करते थे जनरेशन से, उनको अब जंगल से निकाल दिया, तो वो लोग अगर रेबल नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो उन्होंने क्या किया, जो ट्राइबल लैंड थे उनको अपने प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ में बना दिए। इसके बाद वहाँ पर जो केस टैक्स इम्पोज किए, जो ट्राइबल से उनको जो पकड़ा और उनको डेब्ट ट्रैप में फंसा दिया। डेब्ट ट्रैप मतलब उन पे बहुत ज़्यादा कर्जा ला दिया। कैसे, जो लैंड था उनके पास तो पैसे होते नहीं था, तो लैंड पे बहुत ज़्यादा हाई टैक्स लगा दिया। इसकी वजह से उनके पास पैसे कहाँ से होंगे, तो वो लोग किस में चले जाते थे, डेब्ट ट्रैप में चले जाते थे। इसकी वजह से वो लोग ब्रिटिश क्या कह रहे थे, तो ब्रिटिश ने बहुत ज़्यादा लीगल सिस्टम अपने खुद के लाए, और बहुत ज़्यादा जुल्म किया, और उनको जो है उनमें से बहुत से ज़्यादा को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया। जो एक कॉलोनियल लॉज थे उनमें से एक लॉ ने क्या किया था, ट्राइबल्स, 100 ट्राइबल्स को एज अ क्रिमिनल ट्राइब कंसिडर कर दिया था, जिसकी वजह से जो है उन ट्राइब को सदियों तक यानी डिकेट्स का मतलब क्या होता है, 10 साल, या यहाँ पर डिकेट्स लगे यानी सदियों तक उन पे बेवजह उनको जो टॉर्चर करते रहे। सम ऑफ द अबो अब्यूज लेट सम ट्राइब्स टू रिवोल्ट, और यही से हमारा पहला रिवोल्ट आता है, कोल अपराइजिंग। जहाँ अभी तक जो हमने पढ़ा वो था कि उन्होंने रिवोल्ट क्यों किया, क्योंकि पहले तो क्या किया ब्रिटिश ने उनके ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया। सेकंड, जिस जगह वो लोग रहते थे वहाँ पर केस टैक्स इम्पोज कर दिए, जिसकी वजह से वो लोग डेब्ट ट्रैप में चले गए। थर्ड, उनके ऊपर क्या करने लगे, उनको टॉर्चर करने लगे, और एक लानत तो एक ट्राइब को पूरा, बहुत से ट्राइबों को तो एज अ क्रिमिनल टाइप कंसिडर कर दिया, जिसकी वजह से डिकेट्स तक उनको हैरेस्ट, उनके ऊपर जुल्म किया गया। इसके बाद हमने अभी ये पढ़ लिया कि जो है उन्होंने ट्राइब्स ने जो है रेबल किया क्यों था। अब जो उन्होंने रेबल किया उनमें से कौन कौन से थे, उनमें से एक रेबल था कोल अपराइजिंग। इस रेबल को हमने नाम दिया है कोल अपराइजिंग। यहाँ पर अपराइजिंग का मतलब होता है रिवोल्ट करना। ये इन्होंने किया था 1831 में, और 1832 तक चला, यानी कि एवरेज 1 साल तक ये चला था। और ये अपराइजिंग कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था छोटा नागपुर में।
छोटा नागपुर, जो कि आज के ज़माने में जो झारखंड है, झारखंड में स्थित है। तो ये कैसे स्टार्ट हुआ? ये जो जब ब्रिटिश ने अपने नए लैंड पॉलिसीज़ लाए, उसकी वजह से ये जो कोल अप्लाई शुरू हुआ। जो ब्रिटिश के नए लैंड पॉलिसीज़ थे, ये ज़्यादा फेवर कर रहे थे ऑर्चर्ड को देन ओरिजिनल ट्राइब। अब मान लो एक जगह है, अगर हम इस जगह पर एक लैंड पॉलिसीज़ बना रहे हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके फेवर में होना चाहिए ना। लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया, जो बाहर थे, जो मतलब कि जो खुद थे ब्रिटिश, उनके ज़्यादा फेवर में थे, और जो यहाँ ऑलरेडी थे उनके फेवर में बिल्कुल था ही नहीं। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, रिवोल्ट किया। इन्होंने क्या किया, पहले कोल जो ट्राइब थे, मुंडास और ओरोवांस, इन्होंने अपना कंट्रोल कर दिया कुछ इम्पोर्टेंट टेरिटरी पर। मतलब कि इनको डिफीट कर दिया था ब्रिटिश ने, लेकिन ब्रिटिश के डिफीट करने से पहले इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट टेरिटरी पर जो है टेरिटरीज पे अपना कंट्रोल कर दिया था। इसके बाद हमारा दूसरा जो रेबेल था वो था संथल रेबिलियन, जो कि 1855 में हुआ था, यानी कि कोल अपराइजिंग के लगभग 20 साल बाद 1855 में हुआ था, और ये भी सिर्फ 1 साल तक ही चलता। इसमें क्या हुआ था, जो है बहुत ज़्यादा एरिया पे जो है लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था, रिवोल्ट करना शुरू कर दिया था ऑफ संथल ट्राइब अक्रॉस झारखंड में, बिहार, वेस्ट बंगाल, इनमें जितने भी जो संथल ट्राइब के जो लोग थे उन्होंने जो रिवोल्ट करना शुरू कर दिया था। और इसको जो है मेनली दो लोग जो मतलब कि लीडर थे वो दो थे, एक तो सिद्धू और दूसरा कन्हू मुर्मू। कभी कभार हम एग्ज़ाम में नाम भूल जाते हैं, तो आप इन दोनों को याद रखने के लिए सिंपल ये कर सकते हैं कि जो हमारा संथल रेबेलियन था उसमें मेनली 2 लीडर थे, एक था हमारा सिद्धू मूसेवाला और दूसरा था हमारा द्रौपदी मुर्मू। अब जब आप एग्जाम में लिखोगे तो इसका लिखना है सिर्फ सिद्धू मूसेवाला नहीं लिखना है, और द्रौपदी मुर्मू का द्रौपदी नहीं लिखना है, सिर्फ मुर्मू लिखना है। तो संथाल ट्राइब किसने शुरू किया था, सिद्धू और मुर्मू ने। ये जो है ना, ये सिद्धू और जो मुर्मू थे ये 2 भाई थे दोनों। इन्होंने रेबेल किया था किसके खिलाफ, जो मनी लैंडर्स थे और लैंडलॉर्ड थे, जो कि उनसे जो है उनके इंडस्ट्रियल जो सदियों से उनकी ज़मीन थी उसको जो है उनसे छीन रही थी, उसके खिलाफ इन्होंने जो है रेबेल किया था। संथाल ने अपना गवर्नमेंट जो है डिक्लेयर कर दिया, और उन्होंने ये तक कह दिया कि फाइट टू द लास्ट ब्लड, कि जब तक हमारा आखिरी खून है तब तक हम लड़ेंगे, लेकिन हम ब्रिटिश के अंदर सर नहीं झुकाएंगे। इसके बाद ब्रिटिश ने रिस्पॉन्स किया बहुत ज़्यादा ब्रूटल, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेरहम, ताकि इतना ब्रूटल था कि मतलब कि इन्होंने बहुत सारे विलेजेस को जला दिया और बहुत ज़्यादा संथल्स को जो है क्या किया, मार दिया। इससे जो दूसरे ट्राइबल कम्युनिटीज़ थे उनमें भी रेबल करने की थोड़ी इंस्पिरेशन थोड़ी मिली थी, ज़्यादा नहीं मिली। इसके बाद आता है हमारा सबसे बड़ा रेबिलियन, जो कि होता है ग्रेट रेबिलियन ऑफ 1851। इसको जो है ब्रिटिश अक्सर सिपाही म्यूटिनी कहते हैं। सिपाही म्यूटिनी क्यों कहते हैं, ज़रा आप एक बार देखिए। हमें पता है कि पहले से ही कि जो ब्रिटिश थे वो लोग हमारे इंडियंस को क्या कहते थे, सिपाही कहते थे। तो जब इन सिपाहीज ने रेबेल करना शुरू कर दिया तो ब्रिटिश ने क्या कहा, ये तो बगावत है, म्यूटिनी है, बगावत, तो ये क्या सिपाही म्यूटिनी। लेकिन हमारे हिस्टोरियन ने क्या कहा, नहीं ये बगावत नहीं है, तो एक बड़ा स्टेप है हमारे इंडिपेंडेंस की तरफ, हमारी ग्रेट रेबिलियन की तरफ। तो इन्होंने इसको एक नाम दिया, ग्रेट रेबिलियन ऑफ 1857। चलिए आप इसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो है शुरू हुआ था लगभग 1857 में और ख़त्म भी हुआ था 1857 में। लेकिन ये कैसे हुआ, आप एक बार देखिए। असल में जो पहले से जो सिपाही थे उनके अंदर अनहैप्पीनेस थी रिगार्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश। क्योंकि क्या हुआ, जब वो पहले से ही गुस्सा थे, जिसका जो स्टार्टिंग हमें कहाँ से हुआ, वेल्लर म्यूटिनी से शुरू हो गया था। वेल्लर म्यूटिनी 1806 में हुआ था, जहाँ पर क्या हुआ था, जो है ब्रिटिश ने नए जो है यूनिफॉर्म के लॉस लाए थे। उन यूनिफॉर्म के लॉस में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि आप लोग जो है अपने माथों पर, सिर पर कोई रिलीजियस मार्क नहीं लगा सकते, और आपको जो है अपनी बेड को क्लीन शेव करना पड़ेगा। अब ये क्लीन शेव मुस्लिम के खिलाफ, और ये कोई मार्क मत लगाना कोई माथे पे, वो हिंदू के खिलाफ। तो दोनों रिलीजन के जो लोग थे उनको यहाँ पर एकदम सीरियस अनहैप्पीनेस थी, क्योंकि रिगार्डिंग टू द न्यू यूनिफॉर्म
रेगुलेशंस थे। इसकी वजह से क्या हुआ, जो सिपाही ने वहाँ पर बगावत की थी, रेबेल की थी, और जो वेल्लोर फोर्ट है अभी के टाइम के तमिलनाडु में, वहाँ पर उन्होंने उसको सीज किया और बहुत से अपने जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं उनको मार दिया था, बहुत से ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया था और ट्रूप्स को। लेकिन इसके बाद जो है ब्रिटिश ने इनके जो रिवोल्ट को क्रैश कर दिया और लगभग 100 से सिपाही को जो है मार दिया था। एक तो पहले से ये वाला अनहैप्पीनेस था, पहला हैप्पीनेस तो यही हुआ वेल्लर मिटिनी। दूसरा जो वो गुस्सा थे वो थे क्योंकि इसमें से जो मैक्सिमम जो सिपाही थे हमारे जो इंडियन सोल्जर्स थे वो बिलोंग करते थे बैकग्राउंड ऑफ फार्मर। और फार्मर का क्या हालत था हमें पता है, फार्मर ने तो ऑलरेडी रिवोल्ट कर दिया था क्योंकि इनके साथ इतना ज़्यादा क्रूएलिटी हो रही थी और इतना ज़्यादा इनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा था। इसीलिए ये बात भी थी, ये दो पॉइंट तो आ गया। अब इसी के साथ साथ 1857 में फ्रस्ट्रेशन में एक रूमर स्प्रेड हो गई कि जो कार्टिलेज में जो वो ग्रीस यूज़ करते हैं, इस ग्रीस को मतलब कि यूज़ करने के उनको अपने दांतों में दान कर मतलब कि दांतों में से ऐसे चबाना पड़ता था। तो उस ग्रीस में काव और पिग का फेट है। अब यहाँ पर पिग मुस्लिम के ख़िलाफ़ और जो काव है वो हिंदू के ख़िलाफ़। तो दोनों हिंदू और मुस्लिम स्पाई को दोनों को गुस्सा आ गया 1857 में और उन्होंने रेबेल कर दिया। अब इस ग्रेट रेबेलियन में उन्होंने क्या हुआ, द बरकपुर वेस्ट बंगाल में जहाँ बरकपुर है वहाँ पर एक स्पाई था मंगल पांडे। आपने इनके नाम पर एक मूवी बनी है, मंगल पांडे के नाम पर आमिर खान ने बनाई है, उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। तो जो मंगल पांडे था उन्होंने अपने एक ब्रिटिश ऑफिशियल को अटैक कर दिया उसके ऊपर। अब जैसे ही ब्रिटिश ऑफिशियल के ऊपर अटैक किया, क्योंकि बिकॉज ऑफ द जो ग्रीस इट, इसकी वजह से जो ग्रीस कार्टिलेज था उसमें पिग और काव के फेट के होने की वजह से उसको गुस्सा आया और उसने क्या किया, जो अपने ब्रिटिश को ऑफिसर को मार दिया। जैसे ही ब्रिटिश ऑफिसर को मारा, जो ब्रिटिश थे उसने उसको मार दिया। जैसे ही उसको मारा ये स्प्रेड पूरा फैल गया सभी स्पाइस में, और ऑलरेडी स्पाइस के अंदर गुस्सा तो था ही, अब गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया और उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। मेरठ यूपी में उन्होंने बहुत सारों ने अपने जो ऑफिसर्स थे उनको मार दिया और मार्च करने लगे दिल्ली की तरफ, मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। इसके बाद उन्होंने क्या किया, दिल्ली में जो बहादुर शाह जफर थे, हालांकि बहादुर शाह जफर मुगल के रूलर थे जो कि बहुत ज़्यादा वीक थे, उतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन पता नहीं फिर भी उन्होंने जो बहादुर शाह जफर को अपना लीडर एज अ प्रो क्लेम किया और उन्होंने वहाँ पर जो है अपने डिसीजन जो है लेने लगे। ये रिवेल बहुत जल्दी फैल गया अराउंड इंडिया के नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में, जहाँ पर वो लोग कैप्चरिंग कर रहे थे की सिटीज़ जैसे कानपुर, लखनऊ और झांसी। कानपुर में एक फोर्स थे जो नाना साहब के अंदर थे, नाना साहब के अंदर कानपुर में एक फोर्स थे जिन्होंने जो है एग्री किया था हम सिर्फ पैसेज देंगे लगभग 200 सिविलियन को ब्रिटिश की, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने उनको मार दिया। इसके बाद है ब्रिटिश का रिस्पॉन्स। ब्रिटिश ने किया एक्सट्रीम ब्रूटल और साथ में सिस्टमेटिक। पहले उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने दिल्ली को रिकैप्चर किया सितंबर 1857 में। इसके बाद घर घर जाकर लोगों को मार दिया और बहुत ज़्यादा लोगों को मारा कानपुर में, यानी कानपुर में जहाँ पर जो कुछ 200 लगभग ब्रिटिश सिविलियन को मारा था, वहीं पर बहुत ही ज़्यादा मास लेवल एग्जीक्यूशन किया कानपुर में, ताकि पूरे पॉपुलेशन में खौफ डालने को ब्रिटिश का। उन्होंने एक लॉन्ग पनिशमेंट कैंपेन में उन्होंने बान किए विलेज को और डिस्ट्रॉय किए क्रॉप्स को। तो जितने लोगों को सिपाहीज ने मारा था उससे ज़्यादा लोगों को तो ब्रिटिश ने ही मार दिया। बहुत से हिस्टोरियन के हिसाब से जो हमारा ग्रेट रेबेलियन था वो फेल हो गया, हालांकि इसमें बहुत से जो है हीरोइक लीडर्स थे, लेकिन उसके बावजूद ये फेल हुआ क्योंकि इसमें कोई कंसिस्टेंट स्ट्रेटजी नहीं थी और साथ ही साथ ये इनका कोई यूनिफाइड कमांड नहीं था। कोई एक जगह पर अटैक कर रहा था, कोई एक जगह पर अटैक कर रहा था। अगर सब मिल के अटैक करते और अगर सब मिल के ख़ुद को डिफेंड करते तो शायद आज ये रिवोल्ट जो है सक्सेसफुल हो जाता था। अब उसी समय में 1757 में बैटल ऑफ प्लासी जीता था ब्रिटिश ने। इसके बाद 1857 आया, लगभग 100 साल हुआ ब्रिटिश का ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसके बाद 1858 में ही डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी से इंडिया का कंट्रोल डायरेक्ट ले लिया किसने, ब्रिटेन ने। और इस समय
शुरू हुआ हमारा मेन ब्रिटिश राज। और यहाँ पर जो ब्रिटिश के पॉलिसीज चेंज हो गए, पहले वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, अब वो लोग अपने पावर को कंसोलिडेट करना चाहते थे, अपने पावर को सिर्फ कंट्रोल करके रखना चाहते थे। तो उन्होंने फिर से इंडियन आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया ताकि आगे इस तरह की एकदम यूनिफाइड रेजिस्टेंस उनको फ्यूचर में देखने को ना मिले। अभी जो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट था यूरोपियन कॉलोनियलिज्म का हमारे इंडिया के ऊपर, जो ये यूरोपियन थे मोस्टली ब्रिटिश, उन्होंने जो क्या किया था, कॉन्क्विस्ट किया और रूल इंडिया किया। लेकिन उनका जो मेन मिशन था वो सिविलाइजिंग मिशन नहीं था, क्योंकि इंडिया का जो खुद का जो सिविलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है देन ब्रिटिश। जो इंडिया की जो सिविलाइजेशन है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओल्ड है देन कंपेयर टू यूरोप। तो इसका मतलब जो वो लोग हमारे इंडिया पे है, वो लोग सिविलाइज करने के लिए या कोई सिविलाइजिंग मिशन के लिए नहीं आए थे जैसा बाकी वो कहा कर रहे थे। वो आए थे वो एक ऐसा प्रोसेस करने के कि हाँ, वो लोग कंट्रोल कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे और धीरे धीरे सिस्टम के साथ हमें मार रहे थे। जहाँ पर जो है वो लोग ब्रूटल भी इस्तेमाल कर रहे थे अगर उनको ज़रूरत पड़े तो। लेकिन सिवाय उन इंडियन क्लास के, इलाइट क्लास के, जिन्होंने जो है ब्रिटिश की सुपरमेसी को मान लिया था, और उन्हीं को हम क्या कहा करते थे, प्रिंसली स्टेट। एट द सेम टाइम, लेकिन इसी समय में एक बात ये हुई कि जो ब्रिटिश ने कुछ ऐसे प्लान जो कि उन्होंने प्लान किए नहीं थे, कुछ ऐसे काम उन्होंने कर दिया। इंडिया को उन्होंने वर्ल्ड से कनेक्ट कर दिया और वर्ल्ड को इंडिया से। उन्होंने क्या किया था, जब वो जीते थे, जब वो किसी जंग में जीतते थे, जब वो कन्फ्यूज होते थे, तो वो लोग इसका एक डॉक्यूमेंट रखते थे जिसको वजह से उन्होंने हमारे इंडिया की ज्योग्राफी का एक हिस्ट्री बना दिया। उन्होंने एक ऐसे लिस्ट क्रिएट किया हमारे जितने भी इथनिक ग्रुप्स हैं, और उन्होंने क्या किया, जो माइंडसेट लोगों का है उन सबको फॉलो किया, मतलब कि उन सबको लिखा। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने जो हमारे इंडिया में से बहुत ज़्यादा पैसे लूटे, बहुत ज़्यादा सामान लूटे। जो ब्रिटिश स्कॉलर्स हैं उन्होंने जो है ट्रांसलेट किया था संस्कृत को इंग्लिश में, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इन्होंने हमारे इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम, जो एजुकेशन सिस्टम था, उसको उन्होंने ब्रेक कर दिया था। अब ये हमारे इस टोटल चैप्टर का जो है द कॉलोनियल एरा इन इंडिया, इसका आखिरी टॉपिक है। तो एक बार इसको देख लेते हैं, इसके बाद हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट है। इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर शेयर कर दूंगा। तो इसी में से जो पहली हीरोइन थी वो थी हमें रानी लक्ष्मीबाई। उसने जो बहुत ज़्यादा हिम्मत के साथ वार किया ब्रिटिश के साथ, और उसकी जो असिस्ट थी मराठा टाटिया मिलिट्री एडवाइज़र थी उसके साथ जो उसने काम किया, लेकिन ब्रिटिश का साथ नहीं दिया। अब असल में क्या हुआ था, जो रानी लक्ष्मीबाई थी, रानी लक्ष्मीबाई का कोई सन नहीं था, कोई सन था ही नहीं। अब जब उनका कोई सन था ही नहीं, जब उनका कोई बेटा था ही नहीं, तो जो ब्रिटिश ने लाया था डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स की वजह से इनका किंगडम जो ब्रिटिश के अंदर आ गया था। लेकिन इन्होंने क्या कहा, नहीं, हम आपको हमारा झांसी नहीं देंगे। इन्होंने कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इसकी वजह से इन्होंने जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिम्मत के साथ लड़ाई की, ब्रेवली उन्होंने फाइट किया, और ब्रिटिश के साथ नहीं मिले बल्कि ब्रिटिश से जो है एकदम डट कर मुकाबला किया, और उन्होंने झांसी से एस्केप किया था। जब ब्रिटिश ने अटैक किया उन पर, तो उन्होंने झांसी से एस्केप किया था और कंक्यूर किया था ग्वालियर फोर्ट को। उन्होंने जो ट्रेजरीज थे ब्रिटिश की, उनको सीज कर दिया था, लूट लिया था, और जो उनकी जो जवाहिरात था उन सबको। आखिर में वो जो बैटल फील्ड पे मरी थी 18 जून 1857 में रेबिलियन हुआ था, ग्रेट रेबिलियन। और उसी के एक साल बाद 1858 जब जो है ब्रिटिश राज शुरू हुआ, उसी साल में ही वो जो है मरे थे। जो टाटिया टॉप है, जो उनकी मिलिट्री एडवाइज़र थी, वो 1859 में मरी थी, यानी कि इनके मरने के एक साल बाद। एक ब्रिटिश ऑफिसर जो कि उनसे मिली थी, उन्होंने कहा यार कि जो रानी लक्ष्मीबाई वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, वो बहुत ज़्यादा चालाक हैं, और जेनरसिटी बहुत अच्छी हैं, जो कि बहुत दान भी देती हैं। क्लियर का मतलब, क्योंकि वो इतने उस समय जब औरत को उतना ज़्यादा स्थान नहीं मिलता था, उस समय भी उन्होंने इतनी हिम्मत से काम लिया और ब्रिटिश के ख़िलाफ़ अपना जो एक्शन किया। इसके बाद जो हमारी दूसरी हीरोइन आती है वो आती है बेगम हज़रत महल ऑफ अवाध। जब क्या हुआ था, ब्रिटिश ने इनको एक ऑफ़र दिया था कि आप क्या करो, आप हमारे साथ मिल जाओ, हम आपको क्या करेंगे। एक जो ये हमारी हैदराबाद की जो प्रिंसेस थी, शायद
तो ब्रिटिश ने इनको एक ऑफ़र दिया कि हम आपको क्या करेंगे, हम आपको एक सेफ पैसेज देंगे नेपाल में, आप नेपाल में आराम से रह लेना। इनके पास बहुत ज़्यादा अच्छा ऑफ़र था, नेपाल में अपनी ज़िंदगी आराम से बसा सकते थे। लेकिन इन्होंने क्या कहा, नहीं हम आपके ये एक्सेप्ट नहीं करते। और इन्होंने जो हमारा रेबेलियन से 1857 में उनकी जब किंगडम को एनेक्स कर दिया था किसने, ब्रिटिश ने, तो इसके बाद 1857 में उन्होंने ज्वाइन किया था उन रेबेलियन को। उन्होंने लखनऊ को डिफेंस किया जब ब्रिटिश ने इसको रिकैप्चर करने की कोशिश की। 1858 में जब जो है ब्रिटिश राज शुरू हुआ, तब क्वीन विक्टोरिया आई और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो रूल का एंड आ गया, तो डायरेक्ट रूल फ्रॉम ब्रिटेन हुआ। तो उस समय क्वीन विक्टोरिया ने जो है एक जो है प्रॉमिस की थी कि हम अब क्या करेंगे, हम जो आपके जो रिलीजन में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन उस समय बेगम हजरत महल ने लोगों को वार्न करते हुए कहा था कि ये एक हमारा कस्टम है, ब्रिटिश का एक कस्टम है कि वो एक सिंगल फॉल्ट को भी माफ़ नहीं करते हैं, चाहे वो सुमाल हो या बिक। तो इसी के साथ आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आया हो तो कमेंट में यस लिखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।